नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तराखंड में 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में अब पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे एसटीएफ को 37 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। मामले से जुड़े आरोपियों में एक आरोपी मनोज जोशी यूके एसएससी में कार्यरत था, उसे साल 2018 में बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी मनोज जोशी पेपर को 2 दिन पहले ही जेरोक्स खुद ले लेता था। साथ ही एक आरोपी जयजीत दास पेपर सेट करने वाली कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। यह अपने अन्य साथियों कुलवीर, शूरवीर, गौरव और मनोज के साथ मिलकर हर कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपए में एक पेपर की आंसर शीट बेचा करते थे। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में लिखी गई थी, जहां कैंडिडेट्स को एकत्रित कर सभी को आंसर शीट दी जाती थी। मामले में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूरा मामला एसटीएफ के पास पहुंचा। इसमें एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है ये एक मनोज जोशी है। ये पीआरडी जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड एसएससी में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहां से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है इनका। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, किस तरह से एसटीएफ की टीम इन तक पहुंची और किस तरीके से इनका नेटवर्क काम करता था? बिल्कुल अनुपम, ये बड़ी खबर एसटीएफ ने आज खुलासा किया है। एसटीएफ का साफ तौर पे ये मानना है कि ये वो 6 लोग हैं जो उत्तराखंड में जो एसयूपी यूके SSSC के जो भी पेपर अभी तक हुए, यानी कि 2015 से ये जो 2 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं मुख्य आरोपी, ये दोनों आरोपी 2015 से लगातार पेपर लीक किया करते थे। करीब एक पेपर का 10 से 15 लाख रुपए ये लिया करते थे और अभी तक इन्होंने लगातार करीब 7 से 8 जो परीक्षाएं उत्तराखंड में हुई हैं उनके पेपर इन लोगों ने लीक किए हैं। अभी जो मामला ताजा ये मामला है जिसमें उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार सड़कों पर था। उसका ये कहना था कि जो उत्तराखंड में अभी जो स्नातकोत्तर वाली जो परीक्षाएं हुई हैं जिसमें डीडीओ से लेकर कई तमाम पद थे, करीब 916 पदों पर जो लगातार पेपर हुए थे उसमें परीक्षा लीक हुई है, जिसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को एसटीएफ को दिया। एसटीएफ ने मात्र 2 दिन में इस पूरे मामले का खुलासा किया और करीब 6 लोगों को अरेस्ट किया है। जी सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में रविवार को 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोग कुछ देर के लिए घरों से बाहर निकलकर दहशत में रहे। जिला मुख्यालय भटवाड़ी, मनेरी, मातली, जोशियाड़ा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 12:37 पर आए भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में जामक मनेरी के जंगलों में जमीन के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 बताई जा रही है। एक बड़े झटके के बाद 2 और हल्के झटके महसूस किए गए। उससे जिले में लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। हालांकि कोई जनहानि की अब तक सूचना नहीं है। इससे पहले जिले में बीते 19 जुलाई की रात को करीब 11:56 पर भी 2.6 तीव्रता के हल्के झटके महसूस किए गए थे। पर जो है उत्तरकाशी में जो है 2 बार झटके महसूस किए गए और झटके महसूस होने पर जो है तमाम लोग जो अपने घरों दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। और उत्तरकाशी में आज ही नहीं बल्कि भूकंप के झटके पिछले कई महीनों से लगातार आ रहे हैं, जिससे जो लोगों में दहशत। देहरादून के रायपुर इलाके में एक नाले के तेज बहाव में स्कूटी सवार बह गया। 45 साल का सरफराज पानी के तेज बहाव में बह गया। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, इसमें दूसरा शख्स बच गया। पुलिस और एसडीआरएफ लापता व्यक्ति की तलाश कर रही है। पिथौरागढ़ में बरसात ने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। खासकर दूरदराज के इलाकों में लोगों का पैदल सफर भी खतरनाक बना हुआ है। ये हाल है मुनस्यारी तहसील के होकरा का। यहाँ के पैदल रास्ते जमींदोज हो गए हैं, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
ग्रामीण मलबे से पटे इलाकों में आवाजाही करने को मजबूर हैं। यहां हल्की सी चूक जिंदगी में कब भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता। उत्तरकाशी में रात भर हुई बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे भारी मलबा और भूस्खलन होने से बंद है। इसके चलते यमुनोत्री हाईवे 3 जगह मलबा पत्थर पेड़ आने से बंद हो गया। यमुनोत्री एनएच पर किसाला के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया, जिसे लोक निर्माण विभाग और एनएच द्वारा खोला गया। हाईवे खुलने से फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। बागेश्वर में बारिश से कपकोट की सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां नई पुरानी दोनों ही सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। 4 से अधिक सड़कें अब भी बंद हैं, जिससे उच्च हिमालयी गांवों को जाने वाले लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। वहीं अगर बारिश का सिलसिला तेज हुआ तो गांव तक जरूरी सामान पहुंचना भी चुनौती होगी। देहरादून में रविवार को कुदरत का ऐसा नजारा देखने को मिला जिस भी दूनवासी ने देखा कैमरे में कैद कर लिया। दिन में बादलों की अटखेलियों के बीच सूरज के चारों ओर मनमोहक इंद्रधनुष का एक गोल चक्कर बन गया। यह नजारा आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक बना रहा। जानकारों के मुताबिक इस घटना को सन हालो कहा जाता है, जो साइंटिफिक वजह से बनता है। हाल ही में हैदराबाद और पिछले साल बेंगलुरु में भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। चमोली के अरोशी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान करके कल्पगंगा पर लकड़ी का कच्चा वैकल्पिक पुल बना लिया है। दरअसल ग्रामीण यहां पर लंबे समय से पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पक्का पुल नहीं बन पाया। वहीं पिछले 6 सालों से ग्रामीण हर साल यहां पर लकड़ी का वैकल्पिक पुल बनाते हैं, पर कल्पगंगा के उफान में ये पुल बह जाता है। हरिद्वार में रविवार को कांवड़ियों की बाइकों में आग लगाने का मामला सामने आया है। बाइक में आग लगने की 2 घटनाएं हुई। एक घटना रोड़ी बेलवाला पार्किंग के बाहर हुई है, जहां कांवड़ियों की बाइकों में भीषण आग लग गई। आग से लगभग 12 बाइकें जलकर खाक हो गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। वहीं दूसरी घटना ओम पुल के पास हुई है, जहां पर अचानक बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में 4 बाइकें जल गई हैं। बताया जा रहा है कि इंजन गर्म होने के चलते बाइकों में आग लगी है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। यह देखकर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के जवान मुकेश ने तुरंत फंसे हुए यात्री का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। इस बीच यात्री को मामूली चोट आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें आरपीएफ का बहादुर जवान मुकेश यात्री को मौत के मुंह से निकालता दिख रहा है। तो घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन से वहां पर यात्री गिरता है और उसके बाद वहां पर उसकी जान को बचाया जाता है। आरपीएफ के जवान ने यहां पर जान को बचाया है। और अब बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है। इसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी राज्यों के सीएम शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकल्प रहित संकल्प का मंत्र लेकर निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए 2025 और 2030 का दृष्टिपत्र तैयार किया जा रहा है। विजय प्लान के तहत राज्य की जीडीपी को प्रतिवर्ष 15% वृद्धि दर के माध्यम से 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार के सहयोग से पर्वतमाला रोपवे श्रृंखला और टनल पार्किंग सुदृढ़ कर होम स्टे के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जुमे की नमाज पर छुट्टी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है, लेकिन अब की बार बीजेपी डिफेंडिंग मोड में है।
तो कांग्रेस एग्रेसिव मोड में। पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल में शुक्रवार को नमाज की छुट्टी दिए जाने का मामला आज हरीश रावत और कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता। अब एक बार फिर शुक्रवार की छुट्टियां सुर्खियों में है और इस बार निशाने पर है बीजेपी। दरअसल देहरादून के पास विकास नगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े कादर हुसैन के निजी स्कूल पर आरोप है कि बीते शुक्रवार जुम्मे की नमाज के लिए स्कूल में समय से पहले छुट्टी कर दी गई। स्थानीय विधायक मुन्ना चौहान ने स्कूल को आड़े हाथों लिया है। तो ये इसको मैं बहुत सीरियसली इसलिए देख रहा हूं कि इसे इसलिए मैंने कहा भी कि ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को रेडिकलाइज करने का प्रयास है। एक्चुअली 1 o'clock क्लोज होती है हमारा स्कूल एंड हाफ एन आवर हमने पहले किया एंड इसीलिए फ्राइडे में किया सो दैट नेक्स्ट डे इज सैटरडे काम नहीं कर पाएंगे। एंड ये मामला उनके स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने किया था और इसे लोग बाग ने पता नहीं क्या तूल दे दिया। बीते विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जुम्मे की नमाज पर सार्वजनिक छुट्टी के आरोपों के आगे ठंडी पड़ गई। कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो गई है। मैनेजमेंट है वो देखता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जुम्मे की नमाज, जुम्मे की छुट्टी इन इत्यादि में लगातार आक्रामक रही है, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैटर रहा, खुद प्रधानमंत्री ने उस विषय को जगह जगह उठाया। मामला बढ़ता देख बीजेपी भी अलर्ट हो गई है। पार्टी महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, साथ ही पार्टी भी घटनाक्रम का संज्ञान ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना केस के साथ साथ डेंगू का भी खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट के मुताबिक हर 3 साल में डेंगू का वायरस अपना स्वरूप बदलता है और इस बार इसके ज्यादा केस आने के आसार हैं। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर्स की कमी से लेकर कोविड और डेंगू दोनों है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगस्त के महीने में केस बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल डेंगू के मामले में कोई डेथ रिकॉर्ड में नहीं आई है, लेकिन दून मेडिकल कॉलेज में वार्ड बन गया है। वहीं 40% डॉक्टर और स्टाफ इन दिनों चारधाम यात्रा में ड्यूटी पर तैनात हैं। ऐसे में सीजनल बुखार, डेंगू, कोरोना से निपटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन लोगों ने एजुकेट किया है लोगों को कि डेंगू के ये दुष्प्रभाव है। पानी एक जगह इकट्ठा ना होने दें, स्टैग्नेट ना होने दें। लार्वे को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें। और इसमें विशेष तौर पे तैयार प्रॉपर पानी और प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल और प्रॉपर अपना खान पान फ्रेश रखना चाहिए और वाटर बॉर्न डिजीज पानी से भी फ्रेश लेना चाहिए। रुद्रपुर के मुक्तिधाम में दाह संस्कार के अजीबोगरीब मामले ने कुछ घंटों तक खलबली मचाए रखी। दरअसल एक व्यक्ति 11 साल पहले रुद्रपुर से लापता हुआ था और उसी दौरान उसका शव मिलने पर पुलिस ने लावारिस में दाह संस्कार कर दिया था। परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मृतक व्यक्ति के परिजनों ने अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर मृतक का पुतला बनाकर मुक्तिधाम में विधि विधान से दाह संस्कार कर दिया। वहीं मुक्तिधाम के पंडित को कम लकड़ियों में संस्कार करने का मामला संदिग्ध लगा तो उसने पूरा मामला समझे बिना पुलिस को तहरीर दे दी। इसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। पुलिस ने पुतले का संस्कार करने वाले मृतक के बेटे को बुलाया तो उसने धार्मिक मान्यता के तहत कुश की घास के पुतले के क्रियाकर्म करने की बात रखी। इसके बाद मामले का पटाक्षेप हो गया। इनके पिताजी की मृत्यु हुई है और जो भी संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें 13वीं और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं दाह संस्कार के, वो इनके द्वारा नहीं किया गया था। इसीलिए इनके द्वारा उनसे परामर्श करने के बाद एक बुत का निर्माण किया गया और विधि विधान से आज उसका दाह संस्कार किया गया। पुतला बनाया, फिर उनका पुतला जलाया गया। उनके पुतला इसलिए जलाया गया क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी जो हमारे में रीति रिवाज होता है उसी के आधार पर हमने ये काम किया। पहाड़ में जिस तरह से बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, उससे पहाड़ में चिंता भी होने लगी है। यहां बड़ी मात्रा में लोगों ने न सिर्फ जमीनें खरीदी हैं, बल्कि सरकारी जमीनों पर घालमेल भी किया गया है। पहाड़ की हसीन वादियों में जमीनों का काला खेल भी चल रहा है।
बाहरी लोग यहां पर मनमाफिक तरीके से जमीनों को न सिर्फ खरीद रहे हैं बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कारोबार कर रहे हैं। जिले में बजून, खुरपाताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर धारी और पंगूट समेत जिले के कई हिस्सों में जमीन माफियाओं ने बाहरी लोगों को निजी भूमि के साथ सरकारी जमीनें भी बेच दी हैं। अब इन सरकारी जमीनों पर होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कई कारोबार फल फूल रहे हैं। ये जानते हुए कि ये सरकारी ज़मीन है, राजस्व विभाग से मिला करके हिस्सा बांट करके उस ज़मीन को भी औने पौने दाम में खरीद लिया और सबका हिस्सा तय हो गया उसमें। इस तरह यहाँ की सरकारी ज़मीन भी खुर्द-बुर्द हो रही है। दरअसल पैसा बनाने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर्स ने जमीन खरीदने वालों को कुछ निजी जमीनों के साथ सरकारी जमीनें भी बेच दी हैं। इसमें धीरे धीरे कब्जा कर कारोबार शुरू कर दिया गया। हालांकि नैनीताल जिला अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही सरकारी जमीनों की जांच भी होगी और कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये बात आ रही कि जिन लोगों ने होटल बनाए और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया तो उसका हम सर्वे करा रहे हैं। अगर हमें लगता है कि उन्होंने कब्जा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जमीनों की खरीद फरोख्त कब और कैसे रुकेगी ये भविष्य के गर्त है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जमीन के इस खेल में कौन कौन शामिल है, क्या सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है वो अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। झारखंड का जामताड़ा, राजस्थान का मेवात, बिहार का नालंदा और नवादा के साथ एनसीआर के कई इलाकों से साइबर अपराध होते हैं। लेकिन क्या देहरादून अब विदेशों में बैठे लोगों के लिए साइबर क्राइम का अड्डा बन रहा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के बीचों बीच उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की थी, जहां से एसटीएफ ने दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून में एसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की हो। पहले भी एसटीएफ ने करीब 7 इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने करीब 35 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देहरादून में चल रहे सभी कॉल सेंटर पर साइबर अपराध का एक ही तरीका सामने आया है। ये लोग विदेशों में बैठे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं और पहले ऑनलाइन हैकिंग कर लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर में वायरस डालते हैं और फिर हटाने के लिए ऑनलाइन सर्विस देने की बात करते हैं, जिसमें नामी कंपनियों के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए डॉलरों में पैसे ऐंठते हैं। गत कुछ सालों से कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, खासकर विदेशों में ठगी करते हैं, जिसका नेक्सस जो है, जो फॉरेन में जो डेटा लीक ब्रीच किया जाता है, इसके बाद विभिन्न माध्यमों से वो फ्रॉड के अंजाम दिया है। देहरादून में भी विगत 1-1.5 साल में करीब 7 के करीब कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। राजधानी देहरादून में बैठे साइबर ठग लगातार विदेशों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे साइबर ठग जैसा हब अब उत्तराखंड के देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस सतर्क होने की बात कर रही है। जो दूसरे कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं और फिर उसको डरा देते हैं कि अब आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आदमी डर के पैसा दे देता है। लगभग पर केस ये लोगों ने $1000 टाइप इस तरह का मांग करते हैं। राजधानी देहरादून साइबर अपराध के लिए सेफ जोन बताया जा रहा है, जिसका बड़ा कारण साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि देहरादून में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन एसेंट भी सिखाते हैं, जिसको सिखाने के बाद युवा कॉल सेंटरों से जुड़ते हैं और लालच में आकर साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड में जो इनकी आवाजाही है वो इसलिए बढ़ रही है, शायद क्योंकि इन्हें बहुत इजीली बच्चे मिल जाते हैं। दिल्ली, नोएडा के बच्चे अब इसका शिकार हो चुके हैं, तो इतनी जल्दी वो इसके लालच में आते नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इन साइबर अपराधियों के मंसूबों से विदेशों में रह रहे लोगों से ठगी कर देश में ही नहीं विदेशों में भी देहरादून का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए पुलिस को इन कॉल सेंटर्स पर सख्त नजर रखनी होगी, जिससे देहरादून साइबर अपराधियों का हब ना बन सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून के कॉल सेंटरों पर अब पुलिस की नजर रहेगी। इसके साथ ही सेंटरों में काम करने वाले युवाओं का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि सेंटरों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं। दरअसल राजधानी देहरादून इंटरनेशनल साइबर ठगों का गढ़ बन रहा है। देहरादून के कॉल सेंटरों में बैठकर साइबर ठग शातिर तरीकों से
विदेशों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर अब पुलिस काम कर रही है। टूर कॉल सेंटर के बारे में कोई भी मामला आपको लग रहा है सिटी क्षेत्र में या जनपद उधम देहरादून में कहीं भी ऐसा कोई जगह कोई गलत आप देख रहे हैं या कोई व्यक्ति देख रहा है, तुरंत आप मेरे को बताइए, थाना बताइए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज अपने हक की आवाज और समाज में खुद की पहचान के लिए ट्रांसजेंडर का अनूठा संगम दिखा। प्राइड वॉक में प्रदेश भर के ट्रांसजेंडर ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। ये तस्वीरें प्रदेश भर से आए ट्रांसजेंडर्स की है, जो खुद की पहचान बनाने से लेकर अपने लिए समाज में सम्मान के लिए रविवार को देहरादून में इकट्ठा हुए। परेड ग्राउंड से घंटा घर तक प्रदेश भर से आए ट्रांसजेंडर्स ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, जिनकी मांग है कि उन्हें भी सम्मान से जीने का हक है। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए काम कर रही नताशा बताती हैं कि प्रदेश भर में अब तक उन्होंने 800 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को अपनी कम्युनिटी में जोड़ लिया, जिनमें से ज्यादातर की समस्या ये है कि उन्हें उनके घर में ही स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। मैम, प्राइड वॉक करने का मोटो है हमारा सबसे पहले तो विजिबिलिटी, कि लोगों को लगता है कि गेज या ट्रांसजेंडर एलजीबीटी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है नहीं, तो हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि हम हैं और हम इसी सोसाइटी में एग्जिस्टेंस करते हैं। तो हमारा पहला है विजिबिलिटी। ये जितनी भी राइट्स पास हुई हो, बट आज भी एट द एंड ऑफ द डे स्टिल भी बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टिंग है। देखिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अभी भी ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। मैम, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर होते क्या हैं, गे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल क्या है, लेस्बियन क्या है, और तो ये चीज़ें समझाना बहुत टफ होता है लोगों को बताने के लिए, और हम कोशिश यही करते हैं कि सबको बताएं। बहरहाल खुशमिजाज, अल्हड़ और खुद में मस्त मौला ये ट्रांसजेंडर अब प्रदेश भर में ये संदेश देना चाहते हैं कि खुद को अकेला ना समझते हुए अपने हक की आवाज के लिए सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर तीज मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी पहुंची। कार्यक्रम में कई IAS IPS अधिकारियों के अलावा कैबिनेट मंत्रियों की पत्नियां भी मौजूद रहीं, जिसमें थड़िया चौपाल, झुमेलो, छपेली की शानदार प्रस्तुति तो दी गई, साथ ही महिला अधिकारियों ने जमकर डांस किया। संस्कृति में त्योहारों का और तीज त्योहारों का बहुत ही महत्व है, और इसी को बढ़ावा देते हुए हम सभी जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और सभी को इन कार्यक्रमों में, इन त्योहारों में जो है मिलने का जुलने का अवसर मिलता है। तीज महिलाओं के लिए विशेष पर्व होता है। महिलाएं अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती का पूजन होता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।